हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 22 जून 2021। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। पूरी क्लास को आपको ध्यान से पढ़ना है और एक एक पॉइंट को जो है नोट करना है, क्योंकि हम करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी धुआं उड़ाने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पहला दिव्यांग केंद्र, खेल केंद्र जो है स्थापित करने की कहाँ घोषणा की। देखो, सामाजिक जो न्याय भारत के मंत्री हैं केंद्रीय, उनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत साहब जो हैं वो मंत्री हैं। तो इन्होंने क्या घोषणा की है कि भारत में जो है दिव्यांग केंद्र खोले जाएंगे। तो दिव्यांग को लेकर के जैसे जो खेल में भाग लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जो हैं भाग ले सकें, पूरे देश में ये जो लोग हैं भाग ले सकें। जो पैरा ओलंपिक होते हैं, इनको लेकर के तो पैरा ओलंपिक होते हैं, तो उसमें जो है इनकी भागीदारी बढ़ सके, तो इसको लेकर के जो है दिव्यांग केंद्र हैं उनको खोले जाने की बात कही गई। तो पहला जो है आपका अहमदाबाद में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में स्थित है। वही अहमदाबाद जहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है, जहीं पर जो है हावड़ी जो नमस्ते ट्रंप हुआ था, जहाँ पर जो है ट्रंप साहब आए थे, यहाँ पर जो है नमस्ते ट्रंप हुआ था। तो ये देखिएगा, इसको लेकर के इसकी शुरुआत की गई है। थावर चंद गहलोत जो कि सामाजिक न्याय मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। दिव्यांग खेल केंद्र की शुरुआत की गई है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहीं पर स्थित है, ये आप देख सकते हैं गुजरात में। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है, तो वो आपका गुजरात का आपका ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले इसका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इसका नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम बदल करके रख दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी कहाँ पर स्थित है? वो भी गुजरात में केवड़िया में जो है स्थित है, पता होगा आपको। 182 मीटर की ऊंची जो है प्रतिमा है, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं आप, हाउडी मोदी, ये जो है नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम हुआ था, ट्रंप साहब जो आए थे भारत में, वही है आपके सामने कार्यक्रम है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको याद रखना है। ये जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम यदि आपसे पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। 1,10,000 तक लोगों को बैठने की यहाँ पर क्षमता है, याद रखिएगा। इसके अलावा गुजरात की यदि बात आई है तो गुजरात देखिएगा, सबसे यदि लंबी तटीय सीमा यदि आपसे पूछी जाती है कौन से राज्य की है, तो वो आपको याद रखना है गुजरात की। यदि देश के बारे में पूछा जाए सबसे लंबी तटीय की सीमा जो है वो किस देश की है, तो वो कनाडा की जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर जो है यहाँ की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री साहब कौन है यहाँ के? तो विजय रूपाणी जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत जो हैं वो यहाँ के गवर्नर, राज्यपाल हो जाते हैं। इसके अलावा धुआंधार सवालों की भी बात होगी। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वो पहला जो शहर शामिल इसमें हुआ था वो अहमदाबाद शामिल हुआ था, और दूसरा अभी हाल ही में कौन सा शामिल हुआ, वो था जयपुर। आपका याद रखना है, दोनों ही शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल है। भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वो आपके सामने थावर चंद गहलोत जो हैं वो आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, ध्यान रखने हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मैंने अभी आपको बताया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट का स्टेडियम है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने नया संविधान बनाने की घोषणा की? देखो, जो साउथ अमेरिका का एक देश है चिली, उसने क्या कहा है कि हम जो है अपना नया संविधान बनाएंगे। संविधान दोबारा लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 2019 में प्रोटेस्ट हुआ था इनइक्वालिटी को लेकर के, असमानता को लेकर के जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ कि मतलब जो है यहाँ पर जो संविधान है उसमें लोगों को समानता दी जाए, किसी भी जो है ग्राउंड पर जो है भेदभाव ना हो। तो उसको लेकर के चिली ने कहा कि हम जो है अपना नया संविधान बनाने वाले हैं। चिली साउथ अमेरिका का एक देश है, याद रखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर संविधान की बात हो रही है तो भारतीय संविधान की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आप अब सोचेंगे भारतीय संविधान बनकर के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, संविधान जो है भारत लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान जो है लागू होता है। और भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उसमें उस वक्त जो है 2200 टोटल भाग थे और 8 इसमें टोटल अनुसूची थी। लेकिन अभी फ़िलहाल की मैं बात करूं तो इसमें जो है 25 भाग हैं इस समय, और जो है 12 अनुसूचियों की संख्या है। तो याद रखिएगा, अभी यदि आपसे पूछा जाता है तो 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं, याद रखना है। इसके अलावा
साउथ अमेरिका का जो कंट्री है ये चिली है। आप देखिएगा यहाँ पर ये जो है पूरा लंबा लंबा ये जो लॉन्ग कंट्री दिखाई दे रहा है ये चिली है, साउथ अमेरिका का देश है, याद रखना है आपको। साउथ अमेरिका में हो जाए। साउथ अमेरिका के बारे में और बातें बता दूं, अटाकामा और पैटागोनिया यदि आपसे मरुस्थल पूछा जाता है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका साउथ अमेरिका में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा पैटागोनिया। इसके अलावा ये जो आपका अर्जेंटीना है, यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उनको पंपास घास के मैदान कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पेरू और बोलीविया, ये जो है यहाँ की जो सीमा पर एक झील स्थित है उसका नाम है टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नौकायान वाली झील जो है वो आपकी टिटिकाका झील ही है, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो आपको वेनेजुएला दिखाई दे रहा है, वेनेजुएला जो है आपका ये जो है वो देश है, इसकी जो राजधानी जो करेंसी थी, मुद्रा थी, इसको बोलीवर जो है अभी यहाँ की जो मुद्रा है इन्होंने क्या किया था, 20 लाख रुपए का नोट इन्होंने यहाँ पर अभी जारी किया था। इसके अलावा वेनेजुएला में ही जो है आपका एंजल जलप्रपात वाटरफॉल स्थित है। एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यदि आपसे पूछा जाता है तो वो आपका एंजल वाटरफॉल है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी टिटिकाका झील। मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ स्थित है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर जो है स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान वाली झील यदि आपसे पूछा जाता है तो टिटिकाका झील है, ध्यान रखनी है आपको। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान वाली झील टिटिकाका झील है। इसके अलावा ये आपके सामने एंजल जलप्रपात है, तो एंजल वाटरफॉल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो आपका एंजल वाटरफॉल है। इसके अलावा ये आपके सामने जो है वो अमेजन वर्षा वन है। तो अमेजन वर्षा वन जो है वो आपको याद रखने हैं, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल यदि आपसे पूछा जाता है तो अमेजन वर्षा वन है। सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में ही पाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद धुआंधार सवालों की भी बात होगी। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया था, तो ब्रिटेन से जो है ये भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया था। देखो भारतीय संविधान जो था वो एक कहीं पर नहीं बनाया गया, तो मतलब जो है हर देश की जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमने अडॉप्ट की हैं, तो उसी आधार पर जो है भारत का संविधान बनाया गया है। यदि मैं आपको बताऊं दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, तो यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि यदि मान लीजिए वहाँ पर कोई राज्य है तो राज्य की उनकी अलग नागरिकता होगी और देश की उनकी अलग नागरिकता होगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यदि आप मान लीजिए भारत में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ऐसा नहीं है आपके पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग है, भारत की नागरिकता अलग है। आपके पास सिर्फ एक ही नागरिकता है जो कि भारत की, ये प्रावधान हमारा ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो अभी मैं भाग की बात करूँ तो 25 भाग जो हैं इस समय है, याद रखते हैं। इसके अलावा कोप 21 की अध्यक्षता जो है वो किस देश ने की थी, कोप 21 की जो अध्यक्षता है वो चिली ने की थी। देखिए ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो जो आपको क्वेश्चन आज का कराया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आप जो है नजरें इन पर गड़ाए रखिएगा। तो कोप 21 की अध्यक्षता चिली ने की थी और ये जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस देश में जो है स्थित है, वो यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो है आपका एंजल वाटरफॉल ही है। इसका क्या नाम है आपका, कोप 21 जो है आपका विश्व एंजल जलप्रपात जो है वो आपका वेनेजुएला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोप 21 में आपको बता दूं कोप 21 जो है वो पेरिस जलवायु समझौता के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता चिली ने नहीं की थी, चिली ने अध्यक्षता जो की थी वो कोप 25 जो कि 2019 में आयोजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है वो चिली के द्वारा की गई थी। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको याद रखना है एंजल जलप्रपात है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची झील जो है नौकायान झील, वो मैंने अभी आपको बताया टिटिकाका झील जो है आपकी विश्व की सबसे ऊंची नौकायान वाली झील है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो मैं आपको बता दूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का स्थान जो है 5वां स्थान है। आप ध्यान रखिएगा 64 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। अंकटाड जो एक संस्था है वो क्या करती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी करती है, तो उसके द्वारा कहा गया है कि 64 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो भारत को जो है
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में जो है भारत को प्राप्त हुआ और इसमें 27% की जो है वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा 27% की भारत को वृद्धि हुई है और 64 बिलियन US डॉलर पर भारत जो है पहुंच गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसको लेकर के भारत में जो है एक अभी हाल ही में बिल आया, उसमें क्या था, जो FDI की सीमा थी वो 49% से बढ़ा करके 74% कर दी गई थी, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अंकटाड के बारे में यदि बात करें, यूनाइटेड नेशन हमारा जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में जो है इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा। जिनेवा में और कौन कौन से हेडक्वार्टर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं WHO का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, WTO का भी है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में ही स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा धुआंधार सवाल के बारे में बताऊं मैं आपको, भारत में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ा करके 74% कर दी गई, याद रखिएगा। अंकटाड का मुख्यालय जैसा कि मैंने आपको बताया जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BCCI के द्वारा घोषणा की गई कि ओलंपिक में जाने वाले एथलीटों को तैयारी के लिए 10 करोड़ रुपए का दान करेगा। BCCI की स्थापना कब हुई थी? देखो BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ये जो है इसने क्या घोषणा की कि ओलंपिक में जो भारत के एथलीट जाएंगे उनको 10 करोड़ रुपये का ये जो है दान देगा। तो इससे क्या है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी से हो सके और जो है ओलंपिक में भारत को जो है मेडल ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, यही जो है इनका उद्देश्य है। तो BCCI के बारे में बात करूँ, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पर इसका जो है मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखिएगा। वानखेड़े स्टेडियम जो है आपका मुंबई में स्थित है। तो 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो ये जो है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं BCCI का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो BCCI का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में जो है मुख्यालय स्थित है। इसके जो है अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है वो आपके सौरभ गांगुली साहब जो है वो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, ध्यान रखना है। और उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो राजीव शुक्ला जो है वो इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके चीफ सेक्रेटरी जो हैं अमित शाह के बेटे जय शाह जो हैं वो इसके चीफ सेक्रेटरी हैं, ध्यान रखना है। देखो टोक्यो ओलंपिक जो है उसका आयोजन कब होगा, टोक्यो ओलंपिक वैसे तो 2020 में इसका आयोजन होना था, लेकिन अब जो हमारा 2021 में आयोजन होगा 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक 2021 में इसका जो है आयोजन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धुआंधार सवाल जो है BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो वो आप ध्यान रखिएगा सौरभ गांगुली जो हैं वो आपके BCCI के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक जो हैं वो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 1896 से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है। एथेंस ग्रीस से जो है इनकी शुरुआत होती है, एथेंस ग्रीस से, ध्यान रखिएगा। एथेंस ग्रीस से जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही बरोड़ा और 80 नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर के बहती हैं। देखो बरोड़ा और 80 नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के बहती हैं। चर्चा में क्यों रही इसका कारण समझिएगा। इनका जो है अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, एक तरीके से पूरी तरीके से इनका अस्तित्व खत्म है, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो इनके जो है कायाकल्प को लेकर के बात की गई है, तो NGT जो है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने कहा है कि हम जो है इसका कायाकल्प कराएंगे। तो कायाकल्प जो है कौन कराएगा, NGT जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने द्वारा कहा गया है कि बरोड़ा और 80 जो नदी हैं वाराणसी में, इनका ये जो दोनों नदियां हैं गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। देखो NGT के बारे में बात करूं 2010 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमको जीवन जीने का अधिकार है। इसी के तहत जीवन जीने का यदि अधिकार है तो हमको जो है स्वच्छ जो है वातावरण भी मिलना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी तो जीवन जीने का जो हमारा अधिकार होगा वो पूर्ण होगा। तो आर्टिकल 21 के तहत जो है NGT की स्थापना 2010 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। 2010 में इसका अधिनियम आया था। तो अधिनियम से रिलेटेड मैं आपको बातें कुछ बता दूंगा। तो 2010 में इसका एक्ट आया था, हमारा NGT का एक्ट आया था, आपको ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। आदर्श कुमार गोयल जो है वो इसके चेयरमैन है। इसके अलावा गंगा नदी के यदि बारे में बात करूँ तो गंगा नदी जो है वो किस तरीके से, देखो गंगा नदी वो नदी है जो किसी भी एक जगह से जो है नहीं निकलती है। लोग कहते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ऐसा नहीं है। गंगा नदी एक रिवर का सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से चला आता है। तो वो आप समझना चाहें तो देखिएगा 5 प्रयाग हैं टोटल। धौलीगंगा और अलकनंदा जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग के बाद जब ये अलकनंदा आगे चलती है तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है तो कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है।
उसके अलावा आगे जब अलकनंदा चलती है तो केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है रुद्रप्रयाग होता है। उसके अलावा भागीरथी नदी जब इसको देवप्रयाग में मिलती है तब यहाँ से जो है गंगा नदी बनती है। तो यदि क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है मान लीजिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो आप गंगोत्री ग्लेशियर मार दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। गंगा नदी तंत्र यदि मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गंगा जो है देवप्रयाग से गंगा जो है आगे बढ़ती है, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब जो है इसको नदी मिलती चली जाती हैं। उसके बाद ये जो है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बाद ये जो है आपका झारखंड, बांग्लादेश में जो है, जो पश्चिम बंगाल में ये जो है प्रवेश करती हुई आगे चली जाती है। देखो इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब ये इसको जो है जमुना मिलती है, ब्रह्मपुत्रा जो इसका नाम होता है, उसके बाद ये जो है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं धुआंधार सवाल के बारे में। एनजीटी की स्थापना मैंने अभी आपको बताया 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से जो है गंगा नदी जानी जाती है। और गंगा नदी का उद्गम यदि आपसे पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर आप मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्वादर बंदरगाह जो है चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है। ग्वादर बंदरगाह आपने खूब सुना होगा, पाकिस्तान में स्थित है। चर्चा का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो है आपका सामने ग्वादर बंदरगाह है, इसमें हुआ क्या है, ग्वादर बंदरगाह जो है चाइना ने जो है, ये देखिए चाइना ने जो है पाकिस्तान में यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जिसको हम सीपैक के नाम से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इधर जो है जो जम्मू कश्मीर का जो गिलगित बाल्टिस्तान और जो पीओके वाला रीजन है, यहाँ से जो है निकल करके आया है, तो यहाँ पर जो है ग्वादर बंदरगाह बना है। चीन ने क्या कहा था, चीन ने जो है पाकिस्तान को धोखा दिया। ये चीन किसी का भी सगा नहीं है, इन्हें हर देश को जो है धोखा दिया। उसने कहा कि हम जो है आपके देश में से लेकर के जो है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, आपके देश में विकास होगा, कंपनियां लगेंगी, ये लगेगा वो लगेगा। इनको मिला कुछ भी नहीं। देखो चाइना जो है मछलियों को सबसे ज़्यादा खाया करता है, तो इसने क्या किया, ये जो ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पर जो पोर्ट है, यहाँ जो बलूचिस्तान वाला रीजन है, यहाँ के जो मछुआरे लोग हैं, तो ये जो है सारी की सारी फिशिंग यहाँ से पकड़ कर सीधे पाकिस्तान जो है चीन में ये उधर इंपोर्ट करा लेता है। लेकिन यहाँ के जो मछुआरे हैं बलूचिस्तान वाले जो रीजन के, उनको जो है सबसे ज़्यादा समस्या होने लगी, क्योंकि उनका जो है रोजगार छिन रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो है टेंशन बढ़ गई है। तो ये जो है देखो पाकिस्तान ने जो है इसको, चीन को जो है इतनी पनाह दी है कि पाकिस्तान जो है गुलाम बनता जा रहा है। एक तरीके से पाकिस्तान जो है चीन का गुलाम बन गया है पूरी तरीके से। मैं ये आपको बताऊं तो जो है बलूचिस्तान ने ये कहा कि इमरान खान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो है चीन की गुलाम बन चुकी है। तो आप समझिएगा पाकिस्तान में क्या हालात हो चुके हैं। तो ग्वादर बंदरगाह ये आपके सामने है। ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत ने क्या किया, ईरान में जो है चाबहार पोर्ट बना दिया। तो भारत का जो है इधर से सामान जा सकता है, इधर के रास्ते हम जो है रोड से अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, इधर जो है हम मिडिल एशिया में भी पहुंच सकते हैं। तो ये भारत का रूट है, भारत ने अल्टरनेटिव इसका अपनाया है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। उसके अलावा चाइना की एक वन बेल्ट वन रोड जो है पॉलिसी है। इसके तहत क्या ये चाइना क्या चाहता है, पूरे विश्व में मेरी पहुंच हो सके। ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये वाला रूट वाला मार्ग है, रोड वाला मार्ग है। इसके अलावा जो ब्लू है ये पूरा सी रूट है इसका। तो ये जो है इसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। इसके तहत इससे जो है ऑस्ट्रेलिया अभी जो है बाहर हो गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो भारत ने इसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट ईरान में बना ही रखा है। इसके अलावा धुआंधार सवाल के बारे में बताऊं तो भारत ने ईरान में कौन सा बंदरगाह बनवाया, तो चाबहार बंदरगाह जो है भारत ने ईरान में बनवाया। ईरान की नई मुद्रा कौन सी है, तो टोमान जो है वो ईरान की नई मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया। देखो फरजाद बी गैस परियोजना में भारत इसमें शामिल था, तो भारत को इसने जो है बाहर कर दिया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2019 का एटलस जारी किया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। देखो 2019 का अभी हाल ही में आम चुनाव जो है संपन्न, हाल ही में नहीं 2 साल पहले जब चुनाव संपन्न हुआ था, तो उसका जो है अब चुनाव आयोग ने एटलस जारी किया है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा साहब जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इन्होंने जो है एटलस जारी किया, ये आपके सामने सुशील चंद्रा साहब हैं। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करूं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। 25 जनवरी को विश्व मतदाता दिवस भी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अनुच्छेद इसमें कौन सा है, तो अनुच्छेद 324 के तहत जो इसकी स्थापना होती है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने, वो यदि आपसे पूछा जाए तो सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। भारत में पहले आम चुनाव कब संपन्न हुए थे, यदि ये आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1951-52 में भारत के पहले जो है आम चुनाव संपन्न होते हैं, याद रखना है।
धुआंधार सवालों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और अभी के जो सुशील चंद्रा हैं वो कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा दो जो हैं इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, चुनाव आयुक्त भी हैं, उनके नाम भी आप जान लीजिएगा। एक तो हैं आपके अनूप चंद्र पांडे, तो अनूप चंद्र पांडे जो कि अभी हाल ही में बने हैं। इसके अलावा एक और है राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा राजीव कुमार जो हैं तो हैं। तो ये दो जो हैं इसमें चुनाव आयुक्त हैं और एक आपके जो हैं इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे ये जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ ये हैं। इसके अलावा सुनील अरोड़ा जो हैं इनसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद जो है वो कौन थी। देखो अभी जो है जो 2019 में जो आम चुनाव संपन्न हुए तो कौन सी लोकसभा का गठन हुआ, तो इसमें जो है 17वीं लोकसभा का जो है गठन हुआ था। तो 17वीं लोकसभा में जो गठन हुआ इसमें जो है सबसे जो है युवा सांसद जो है महिला सांसद वो कौन है, तो वो मैं आपको बता दूं तो क्योंझर उड़ीसा की हैं, इनका क्या नाम है, चंद्रानी मुर्मू जो हैं वो इसकी सबसे युवा सांसद हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मतदान करने की उम्र जो है 21 से 18 वर्ष कब की गई थी, तो 21 से 18 वर्ष जो है ये जो है आपके 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में राजीव गांधी के समय में, तब जो मतदान करने की उम्र थी 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया, तो विश्व योग दिवस जैसा कि आपको पता होगा 21 जून को जो है मनाया गया। इस ऑप्शन में मैंने गलती से इसमें जो है रखना भूल गया था, लेकिन आपको पता ही होगा विश्व योग दिवस जो है वो आपका 21 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जून को जो है आपका कौन सा दिवस, विश्व जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसके अलावा ये 21 जून ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। देखो विश्व योग दिवस जो है इसकी मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 से इसकी मनाने की शुरुआत होती है। और अभी कौन सा मनाया गया है, 2021 में 7वें नंबर का विश्व योग दिवस मनाया गया है। एक ऐप भी जारी किया गया, उसका नाम क्या था, नमस्ते योग जो है एक ऐप भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसा कि आप देख सकते हैं 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको जो है एक तरीके से योग करना सिखा दिया। देखिए गोरी गोरी जो है लोग अंग्रेज़ों को भी पूरी तरीके से योग करना जो है सिखा दिया है, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए रामदेव की देखिए रामदेव देख किधर रहे हैं, शिल्पा शेट्टी के साथ योग कर रहे हैं और देखिए नज़रें देखिए आप। इसके अलावा धुआंधार सवाल के बारे में बात करूं, पहला विश्व योग दिवस कब मनाया गया, तो पहला विश्व योग दिवस जो है 21 जून 2015 को जो है पहला विश्व योग दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो यदि मैं आपको बताऊं भारत के बाहर पहला विश्व योग विश्वविद्यालय जो है लॉस एंजल्स में जो है विश्व योग जो है आपका योग विश्वविद्यालय जो है वो आपका लॉस एंजल्स में स्थित है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय इसका नाम है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो झंडा सत्याग्रह जो कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया वो यदि मैं आपको बता दूं तो ये इसका जो आयोजन किया गया वो जबलपुर में जो है इसका आयोजन किया गया था। सबसे पहली बार 1923 में इसका जो है आयोजन किया गया था, तो वर्ष 2023 में इसको जो है 100 बरस पूरे होने वाले हैं। तो झंडा सत्याग्रह जबलपुर से जो है ब्रिटिश के लोगों के खिलाफ जो है झंडा फहराने की शक्ति को लेकर के इसी की याद में जो है 18 जून को क्या होता है, झंडा दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जबलपुर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में जो है आपका जबलपुर स्थित हो जाता है। झंडा के बारे में यदि मैं बात करूँ तो भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 में जो है भारतीय तिरंगे को अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। भारतीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, यदि ये आपसे पूछा जाए तो पिंगाली वेंकैया जो है इन्होंने इसका तैयार किया था। ये आपके सामने मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर हैं, तो खजुराहो के मंदिर किसने इसको बनवाया था, जो आपके चंदेल शासक हो जाते हैं, चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो के मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर, आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी है। और इसी के अलावा मैं आपको बता दूं किस शैली में ये बना हुआ है, तो पंचायतन शैली में जो है ये खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा धुआंधार सवाल के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, यदि ये आपसे पूछा जाता है तो जबलपुर में जो है आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्थित है। इसके अलावा खजुराहो मंदिर जो है वो आपका कहाँ स्थित है, यह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में तिरंगा कहाँ फहराया था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो रावी नदी के तट पर आधी रात 12 बजे जो है अटल जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने तिरंगा फहराया था, तो याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जो है जारी करने की घोषणा की। देखो इसने क्या किया है, विदेश यात्रा करने के लिए जो जापान ने क्या किया है कि वैक्सीन पासपोर्ट ये जो है जारी करेगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति को यदि टीकाकरण लगा है या नहीं लगा है इसका जो है इसमें पता चल जाएगा। तो टीकाकरण को लेकर के, टीकाकरण होने का ये सर्टिफिकेट है, ये जो है एक तरीके से सर्टिफिकेट बना करके देगा। वैक्सीन पासपोर्ट जो है जापान ने जो है इसकी शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा यदि मजबूत पासपोर्ट यदि आपसे पूछा जाए तो जापान का ही जो है हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स होता है इसमें सबसे अधिक मजबूत यदि पासपोर्ट आपसे पूछा जाए तो जापान का ही जो है सबसे सर्वाधिक मजबूत जो आपका पासपोर्ट है वो जापान का ही है, याद रखिएगा। जापान जो है हमारा ईस्ट एशिया का जो है जापान देश है। टोक्यो जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले जो हैं वो आपके कौन थे, वो जो आपके थे शिंजो आबे जो थे वो इनसे पहले प्रधानमंत्री थे। ये आपके सामने ईस्ट एशिया का मैप है, जापान आपको दिखाई दे रहा होगा। उगते सूर्य का देश भी जापान को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जापान के बारे में बता दूं, जापान की जो संसद है इसको क्या कहते हैं, डाइट के नाम से जापान की संसद को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिएगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डेली पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे जो आप जुड़ करके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इससे आप जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।